चलिए, आज हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान हैं, जाने माने एग्री इकोनॉमिस्ट हैं, कमोडिटी डेरिवेटिव पैनल के मेंबर भी हैं और साथ साथ एग्री इकोनॉमिस्ट भी हैं, लॉयर भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। विजय सरदाना साहब को बिजनेस 24 टीवी की तरफ से शुक्रिया कि वक्त दिया। सर, मैं जियोपॉलिटिकल कंसर्न पे बात करूंगा। बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे इंटरव्यूज़ आपके मैंने देखे हैं, आपने वेल रिसर्च वो सारे इंटरव्यूज़ किए हैं। क्या हो रहा है सर, वाकई डील हो पाएगी क्या ईरान और यूएस में, और क्या हर्डल्स है, क्या या मामला इसी तरह से लटका रहेगा? क्योंकि कोई भी पॉलिटिशियंस नहीं चाहेगा कि इस तरह के मामले के साथ, इतने ऊँचे एनर्जी प्राइसेस के साथ वो अपने इलेक्शन में जाए, मिड टर्म इलेक्शन में जाए। देखिए, आपने कहावत सुनी होगी कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। इसी तरह से मूवीज़ के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है कि हु इज़ द डायरेक्टर एंड हु इज़ द एक्टर। ट्रंप साहब इस समय पूरी जो विवाद है इसमें एक एक्टर का रोल प्ले कर रहे हैं और डायरेक्टर हैं इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू। ये कॉन्सेप्ट जब तक आप नहीं समझेंगे, आप इस जियोपॉलिटिक्स को नहीं समझ पाएंगे। ट्रंप साहब वही कर रहे हैं जो इजराइल चाह रहा है और इस डील में इजराइल का कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो इसीलिए अगर आप देखोगे कि अभी तक ट्रंप साहब ने पिछले करीब 100 दिन में 39 टाइम्स, मैं आपको गिनती बता रहा हूँ, 39 टाइम्स 39 बार बोल चुके हैं मेरी डील हो रही है, बस अभी हो रही है। और 39 बार स्टॉक मार्केट और कमोडिटी मार्केट और क्रूड मार्केट ऊपर नीचे हुआ है और ट्रंप साहब ने पहले क्वार्टर में 3700 बार बेट लगाई है, सट्टा लगाया, ट्रेड लगाए। तो अब आप ये खेल समझ सकते हैं कि इसका जियोपॉलिटिक्स से मुद्दा कम है, इसमें प्रेसिडेंट साहब का कमर्शियल वेस्टेड इंटरेस्ट ज़्यादा है और इजराइल का अपना पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस ज़्यादा है। तो ये वो लड़ाई नहीं है या वो एनालिसिस नहीं है जो आपको दिख रहा है न्यूज़ चैनल्स के हेडलाइन पे कि ईरान और अमेरिका में समझौता हो रहा है। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ ये संभव नहीं है, क्योंकि ये लड़ाई किसी लॉजिक पे नहीं है, ये ईगो की लड़ाई है। इसका मतलब ये है कि दोनों में से पहले कौन झुके। क्या ट्रंप साहब झुकने को तैयार हैं? क्या अमेरिका का राष्ट्रपति ईरान के आगे झुकेगा? संभव लग रहा है आपको? बिल्कुल नहीं। या ईरान जिसका एग्जिस्टेंस का सवाल है वो अमेरिका के आगे झुक जाएगा और हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा? क्या संभव है? वो भी संभव नहीं है। इसका मतलब ये है कि जिस पोजीशन पे आज दोनों हैं, पहले कौन झुके, सवाल ये है, तब तो समझौता होगा। अगर कोई झुकने को तैयार नहीं है तो समझौता नहीं हो। चलिए, तो इसको भारत के हिसाब से कैसे देखें? क्योंकि जिस हिसाब से स्टेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से दिक्कतें हैं, यहाँ पे लगातार इंपोर्ट बिल बढ़ते जा रहे हैं, इकोनॉमी के हालात ख़राब रहे हैं, वैल्यू दिख नहीं रही है, एफआईआईज़ को ग्रोथ दिख नहीं रही है, और उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यही है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज आपका एक अहम रूट है, पूरे एशिया के लिए अहम रूट है। वो रूट से आपका माल आ नहीं रहा है, क्रूड आ नहीं रहा है, आपके लिए बिल इतने ज़्यादा होते जा रहे हैं। क्या होगा फिर भारत का? देखिए, ये कहना गलत होगा कि हॉर्मुज से भारत को तेल ज़्यादा आता है। नहीं, हॉर्मुज से भारत का मात्र करीब 15 से 17% तेल आता है। लेकिन उस इश्यूज ने जो प्राइसेस को बढ़ा दिया, मैं वहीं आ रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि हॉर्मुज अपने आप में मुद्दा नहीं है, हॉर्मुज का इकोनॉमिक इम्पैक्ट दिक्कत कर रहा है, क्योंकि जो तेल के दाम पहले $65-70 मिल जाते थे, आज आपको 100 के आसपास देना पड़ रहा है। भारत की सबसे बड़ी समस्या है हमारे यहाँ डॉलर सोर्स नहीं है, और अगर 1 रुपया गिरता है डॉलर के मुकाबले तो भारत की अर्थव्यवस्था पे करीब 95 से 1 लाख करोड़ का असर आता है। ये मेरा कैलकुलेशन। इसका मतलब ये है कि अगर आज रुपया ऑन एन एवरेज 95 चल रहा है, अगर वो 96 होता है तो बिना एक्स्ट्रा 1 ग्राम कोई चीज़ खरीदे आपको $1 लाख एक्स्ट्रा देना है। और पूरी दुनिया ये देख रही है कि जब सब कुछ ठीक था पिछले 25 साल में, एवरेज जो रुपया था वो 3.5% सालाना गिरा था। इस लड़ाई के कारण और पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन के कारण और भारत में जो डॉलर इनकम नहीं है, हमारी सोर्स ऑफ इनकम क्या है? हम एक्सपोर्ट करते थे, हमारा ट्रेड डेफिसिट था, अमेरिका ने उसमें प्रॉब्लम करी, हमें रेमिटेंस आता था मिडल ईस्ट से, वहाँ डिस्टर्बेंस है, रेमिटेंस कम होगा। पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन है तो जो बाकी रेमिटेंस आता था वो कम होगा। अब सवाल ये है कि पिछले साल तक हमारा जो ट्रेड डेफिसिट था वो था $280 बिलियन। तेल के दाम बढ़ने से, रुपया डिवैल्यूएशन से मुझे लगता है कि जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है वो कहीं 400 से 500 बिलियन डॉलर के बीच में होगा। इससे रुपए की हालत और ख़राब होगी। एफआईआईज़ को यही डर है
कि अगर हम इंडियन करेंसी में लगे रहते हैं यहाँ पे, तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट था वो डिवैल्यू होगा, पहली बात। दूसरा, इस समय अमेरिका में इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, तो रिस्क फ्री अमेरिकन बॉन्ड्स जो हैं उनकी इनकम भारत की इनकम से ज़्यादा है। ओके। तो यहाँ से पैसा निकल के अमेरिकन मार्केट में और अमेरिकन बॉन्ड्स में जाएगा, इसीलिए आपकी मार्केट गिर रही है। तीसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि आपकी आबादी है 145 करोड़, और 145 करोड़ जो आबादी है वो इम्पोर्ट डिपेंडेंट है। आप 85% क्रूड इम्पोर्ट करते हैं, आप करीब फार्मास्यूटिकल और फाइन केमिकल में 60% इम्पोर्ट करते हैं, जेम्स एंड ज्वेलरीज में 90% इम्पोर्ट करते हैं, 40 से 50% मिनिमम आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंपोर्ट करते हैं, 30 से 40% आप ऑटोमोबाइल्स इंपोर्ट करते हैं, उसके मैं कंपोनेंट भी अगर जोड़ूं तो हमारी इंडस्ट्री जो है वो इकोनॉमी जो है वो इंपोर्ट ओरिएंटेड है। हमारा इंपोर्ट बिल है करीब $900 बिलियन। ओके। अब $900 बिलियन आप कहाँ से कमाओगे इन डॉलर टर्म्स, वो आपको दिख नहीं रहा। तो ये जो भारत में इन्फ्लेशन का क्राइसिस है या जो आउटफ्लो हो रहा है फॉरेन एक्सचेंज का, उसका कारण ये है कि किसी को नहीं दिख रहा कि भारत का डॉलर सोर्स क्या होगा, और जब तक वो नहीं है तब तक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग नहीं हो सकती। तो ये हमें समझना पड़ेगा। ओके सर, ये करेंसी में आपको और भी लग रहा है कि यहाँ से और कमज़ोरी यहाँ से आ सकती है, और एफआईआईज भी ये भी देख रहे हैं, क्योंकि रुपए में अगर वहाँ पे अगर रिटर्न आ रहा है तो रुपए की कमज़ोरी उनके रिटर्न को और कम कर दे रही है, ये भी एक बड़ी वजह है। यही बड़ी वजह है। और जहाँ तक बात है रुपए की, जैसा मैंने कहा कि अभी तो हम कह रहे हैं चलो मार्केट स्टेबल हो जाएगी, ट्रम्प साहब बीच बीच में डोज देते रहते हैं, समझौता हो रहा है, तो क्रूड थोड़ा सा कूल ऑफ हो रहा है। मैंने एक और एनालिसिस किया था, फर्स्ट 90 डेज़ में दुनिया की जो इकोनॉमी थी वो करीब, अगर डायरेक्ट मर्चेंडाइज ट्रेड की बात करें तो 1 से $1.5 ट्रिलियन का लॉस हुआ है। ओके। अगर स्टॉक मार्केट जोड़ दें तो वो लॉस बैठता है करीब $3 ट्रिलियन। ओके। अगले 90 दिन में ये लॉस बढ़ के हो जाएगा $6 ट्रिलियन। ओके। तो 3 + 6 $12 ट्रिलियन का लॉस होगा अगर हम देखें एग्रेसिव फॉर्मेट में। कंजर्वेटिव एस्टीमेट भी लगाते हैं तो हमारा लॉस बैठता है 7 से 8 ट्रिलियन इन द वर्ल्ड इकोनॉमी। अब अगर वर्ल्ड में वेल्थ इरोजन हो रहा है तो आपके यहाँ कौन इन्वेस्ट करेगा? तो लोग वहाँ जाएंगे जहाँ उनको एश्योर्ड सेफ रिटर्न मिलेगा, और इस समय वो है अमेरिकन बॉन्ड मार्केट और अमेरिकन इन्वेस्टमेंट मार्केट। बिल्कुल, जहाँ पे फिक्स इतना मिल रहा है, करेंसी भी यहाँ पे लगातार एप्रिसिएट कर रही है। सॉल्यूशंस क्या लग रहा है? छोटा एक जवाब दे दीजिए, क्या कैसे सॉल्यूशंस मिल सकते हैं? क्या होगा, किस तरह के समीकरण बदलेंगे कि उस तरह के सॉल्यूशन मिल जाएंगे? भारत का सिंगल पॉइंट एजेंडा है ईमानदारी से मेक इन इंडिया पे काम करो। एमएसएमई को साथ लो, एमएसएमई के साथ मिलके मेक इन इंडिया पे फोकस करो, और डोमेस्टिक कंजम्पशन स्टोरी पे। डोमेस्टिक कंजम्पशन है, लेकिन कंजम्पशन इसलिए नहीं हो रही क्योंकि एम्प्लॉयमेंट नहीं है। तो इनकम सोर्स नहीं है तो कंजम्पशन कैसे होगा? तो आप सबसे पहले अपना इनकम सोर्स इंप्रूव करिए, उसके लिए आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, उसके लिए आपको एमएसएमई पे काम करना पड़ेगा, और एमएसएमई के लिए आपको जो रिफॉर्म्स करने हैं वो आपको करने पड़ेंगे। अगर आप वो रिफॉर्म्स नहीं करते हैं तो आपका इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, आपका एक्सपोर्ट प्रॉब्लम है, आपका एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम है, और आपका इन्फ्लेशन प्रॉब्लम है। तो मेक इन इंडिया विद द सपोर्ट ऑफ एमएसएमई इज़ द ओनली होप फॉर इंडियाज़ इकोनॉमिक रिवाइवल। चलिए, इसी नोट पर आपका शुक्रिया कहेंगे। आपने तमाम जियोपॉलिटिकल मुद्दे और क्या सॉल्यूशन हिंदुस्तान के लिए हो सकते हैं ये भी बता दिया। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर।